2008 का यूरोज जीतना, 2010 का वर्ल्ड कप जीतना, 2012 का फिर से यूरो जीतना, लेकिन 2014 में बिल्कुल बुरी तरीके से बाहर हो जाना वर्ल्ड कप से, 2018 के वर्ल्ड कप में लुढ़क जाना, 2020 के यूरो में लुढ़क जाना, 2022 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही खराब से मोरक्को से नॉकआउट हो जाना, लेकिन 2024 में सबके तोते उड़ा के यूरोज जीत जाना। कैसे स्पेन की ये टीम जिसका इतना अच्छा फॉर्म रहा फिर इतना बुरा फॉर्म रहा, और 2024 में अचानक से इस स्पेन की टीम ने क्या तहलका मचाया कि यूरोस को अनबीटन ये लोग जीत के निकल गए, और वो भी हर मैच में लग रहा था कि भाई यही डिजर्विंग विनर है, यही लोग यूरोस जीतेंगे। तो क्या हुआ स्पेन का टीम में, कैसे हुआ ये सब चीज आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे स्पेन को 2024 का यूरो मिला और इसके पीछे की क्या कहानी है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो स्पेन का उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था, ठीक है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स तो थे, लेकिन वही यार कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था। कुछ भी प्लेयर्स आ जा रहे थे, कभी मेकशिफ्ट प्लेयर्स को खिलाया जा रहा था इधर उधर करके। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद अपना टिकी टाका फिलॉसफी को लेकर स्पेन वापस आया और डेला फुएंटा जो उनके नए कोच है वो वापस है। अब डेला फुएंटा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो डेला फुएंटा भैया जो यहाँ पर टकलू है वो स्पेन की इसके पहले यूथ टीम को कोचिंग करते थे, और उसके बाद उनको प्रमोट कर दिया गया कि भाई आप स्पेन की मेन टीम को कोचिंग करें, क्योंकि लुइस एनरिके से काम हो नहीं रहा था। उसके पहले जो जूलियन लोपेटेगुई थे उनका भी कुछ गड़बड़ शड़बड़ी मामला चल रहा था, जिसकी वजह से वो स्पेन को उतना अच्छा से नहीं कोच कर पाए। लुइस एनरिके ने तो उतना अच्छा कुछ किया नहीं, वर्ल्ड कप में भी उतना अच्छा कुछ खास रहा नहीं, लेकिन डेला फुएंटा आते ही अपना पहला मेजर टूर्नामेंट यूरोज उनको बिल्कुल ही अलग अतरंगी ढंग से जिता देते हैं। क्या गेम खिलाते हैं स्पेन को। तो बेसिकली गाइस इसके 3-4 रीजन है जो हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहला तो गाइस रीजन तो यही है उनका टिकी टाका फिलॉसफी। डेला फुएंटा ने क्या किया, टिकी टाका वापस ले आया। चलो वापस से टिकी टाका को ले आते हैं हम लोग, जो बार्सिलोना या फिर स्पेन के और क्लब बहुत अच्छे से करते हैं। हम लोग यही चीज स्पेन का जो डीएनए है, नेचुरल डीएनए है, उसमें हम लोग इंस्टिल करते हैं इसको। तो यही प्लेयर्स जब टिकी टाका जो अपने क्लब्स में खेलते हैं यहाँ पे खेलेंगे तो इनको तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन गाइस इसमें एक और कैच है, ये जो टिकी टाका है ये थोड़ा डिफरेंट है। अब अगर आप बार्सिलोना के प्राइम एरा में देखेंगे तो टेक द बॉल पास द बॉल, टेक द बॉल पास द बॉल, ओपोनेंट को थका दो, ओपोनेंट को घुमाते रहो और तब जाके चांस क्रिएट करके गोल मारो, ये बेसिकली टिकी टाका रहता है। लेकिन इस बार जो टिकी टाका खिलाया गया था ये थोड़ा डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि इस बार टिकी टाका में नेचुरल टिकी टाका प्लेयर्स तो थे, जैसे पेड्री, फिर उसके बाद मिडफील्ड में फैबियन रुइज, रॉड्री, लेकिन इस बार टीम में भी काफी मिक्सचर्स था। जैसे क्विक विंगर्स थे, फुल बैक्स काफी ज्यादा डिफेंसिवली अच्छे थे, उसके बाद फिर वो स्ट्राइकर ड्रॉप करके खेल रहा था, एवरीवन वाज कमिंग इन द मिडिल टू गेट अप द बॉल। तो वैसे करके टिकी टाका खिलाया गया और यही टिकी टाका बेसिकली फायर कर गया फॉर स्पेन, और एवरी मैच में उनको ग्लोरी दिलाने में यही टिकी टाका काम आया। अब पिछले सालों में अगर आप देखेंगे तो स्पेन बेसिकली क्या लैक कर रहा था। स्पेन के पास आपको पता है कि मिडफील्डर्स हमेशा बहुत अच्छे उतर जाते हैं, जैसे कि जावी इनिएस्टा पहले के जमाने में होते थे, उसके बाद फिर अभी जैसे पेड्री, गावी, फर्मिन लोपेज, रॉड्री, फैबियन रुइज, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, डैनी ओल्मो भी है। तो ये सब प्लेयर्स तो ठीक है, चलो मिडफील्डर्स बहुत अच्छे निकल जाते हैं, लेकिन स्पेन लैक कहाँ करता था बेसिकली। डिफेंस भी उनका काम चली जाता था, जैसे पहले भी ठीक ठाक डिफेंडर्स थे, ठीक ठाक क्या लेजेंडरी डिफेंडर्स थे, पुयोल, पीके वगैरह, और अभी भी ठीक ठाक है, जैसे लापोर्ट, लेनोर्ड, नाचो फर्नांडिस, कार्वाहाल, फिर जॉर्डी अल्बा पहले था, और अभी तो ज्यादातर कुकुरेला खेला इस टूर्नामेंट में, ग्रिबाल्डो भी था, वो भी अच्छा था। तो ये सब तो चल जाता है, लेकिन स्पेन मेन कहाँ लैक करता था, अटैक में। पहले का स्पेन का अटैक वो समथिंग अनरियल, फर्नांडो टोरेस, डेविड विया, पेड्रो, उसके बाद फिर जावी खेलता था कभी ऊपर चढ़ के थोड़ा से, मतलब पूरा स्ट्राइकर में नहीं, इनिएस्टा कभी लेफ्ट विंग खेलता था मेकशिफ्ट, डेविड सिल्वा राइट विंग, ऐसे करके काम चलाते थे स्पेन। लेकिन वो इतने लेजेंडरी प्लेयर्स थे, लेकिन वो काम निकाल देते थे। लेकिन उसके जाने के बाद, वो लेजेंडरी एरा खत्म होने के बाद स्पेन को बहुत अच्छे अटैकर्स नहीं मिले। लॉर्ड मोराटा अकेले आगे खेलता था, कुछ काम होता नहीं था, वो लोग को ज्यादातर मिडफील्डर्स खिलाते थे, फिर उसके बाद विंग पे फरहान टोरेस, अंसु फाटी, वो लोग गड़बड़ कर देते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि लामिन यामाल, निको विलियम्स का अपराइज होने लगा, जिसके वजह से स्पेन को वो पेसी विंगर्स मिल गए, उस टाइप के विंगर्स मिल गए जो चांसेस क्रिएट करते हैं फॉर फन, जिसकी वजह से स्पेन जो लैक करते थे अटैक में शार्पनेस, वो चीज स्पेन को मिल गया, जिसकी वजह से वो लोग इस टूर्नामेंट में पूरा फायर किया। अब गाइस स्पेन नेचुरल टिकी टाका तो खेल सकते थे, लेकिन डेला फुएंटा ने क्या किया, क्योंकि वो इतना ज्यादा यूथ वगैरह को कोच कर चुके हैं, तो उनको पता था कि यूथ प्लेयर्स लोग को सबसे बेस्ट कैसे उन लोग को यूटिलाइज करना है। देखिए यूथ प्लेयर्स और एक्सपीरियंस जो ओल्ड एज प्लेयर्स है उनमें क्या फर्क होता है। चलो ओल्ड एज प्लेयर्स जो है, जो ज्यादातर खेल चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस वगैरह काफी है, उनके पास गेम नॉलेज एंड एवरीथिंग। लेकिन यूथ प्लेयर्स के पास क्या चीज है, यूथ प्लेयर्स के पास है स्पीड, क्विकनेस, स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू ड्रिबल क्विकली, ये सब चीज यूथ प्लेयर्स के पास है। तो डेला फुएंटा ने क्या किया, क्योंकि वो इतने अच्छे यूथ कोच रह चुके हैं, उन्होंने क्या किया कि चलो पेस डाला जाए गेम में, इस टिकी टाका को थोड़ा इवॉल्व किया जाए। और उन्होंने क्या किया, इस टिकी टाका को इवॉल्व करके बिल्कुल क्विक बना दिया। पासिंग तो कर रहे थे, बहुत ज्यादा पासेस खेल रहे थे, 1000-2000 पासेस खेल रहे थे हर गेम में, लेकिन इतना क्विक पासिंग, मूविंग द बॉल अराउंड सो फास्ट। और गाइस जब आपके पास यंगस्टर प्लेयर्स है ना, तो एक तो वो उनका स्टैमिना काफी ज्यादा रहता है, वो ज्यादा जल्दी थकते नहीं है, तो वो उनको मिडफील्ड में दौड़ा के, विंग पे दौड़ा के, लामिन यामाल, निको विलियम्स को विंग पे दौड़ा के, मिडफील्ड में डैनी ओल्मो, फैबियन रुइज, रॉड्री वगैरह को दौड़ा के
वो बढ़िया एक वेब क्रिएट कर रहे थे ताकि टिकी टाका जो फास्ट मूविंग फुटबॉल है वो खेला जाए, जिसकी वजह से ओपोनेंट जो है वो समझ नहीं पाएगी कि भाई कब बॉल इधर था, कब बॉल उधर चला गया, कभी बॉल इधर है, कभी बॉल उधर चला गया, जिसकी वजह से ओपोनेंट लोग बहुत ज्यादा थक जाते थे। लोग सोचते साला ये हो क्या रहा है। जब तक ओपोनेंट लोग कुछ फिगर आउट करते थे, स्पेन चांसेस बनाने लगती थी। दैट इज व्हाट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर स्पेन। क्विक फुटबॉल खेला, टिकी टाका को इवॉल्व किया, एवोल्यूशन कराया अपना गेम में, जिसकी वजह से वो फास्ट मूविंग फुटबॉल खेलने की वजह से ओपोनेंट टीम को थका के स्पेन बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गए और हर टीम को पेलते हुए चले गए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। इंग्लैंड वाला फाइनल मैच में तो 3-4 गोल और होता, नहीं हो पाया, लेकिन सब टीम को वैसे वैसे मारते हुए गए। दैट इज व्हाट डेला फुएंटा का एवोल्यूशनरी टिकी टाका डिड। एंड गाइस फाइनल पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा ही ऑब्वियस पॉइंट है, वो तो आप समझ ही गए, द प्लेयर्स। स्पेन के पास अभी जो प्लेयर्स है ना, दे आर फिनोमिनल। वो लोग का गोल्डन जनरेशन के बाद जो अभी जो जनरेशन दिख रहा है ना, लग रहा है फाइनली ये थोड़ा गोल्डन जनरेशन भी लग रहा है, मतलब उस टाइप के जनरेशन के बाद कुछ लग रहा है कि हाँ भाई ये भी क्रेजी जनरेशन है, जहाँ पे आपके पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं इन एवरी पोजीशन। गोल में देखिए, चाहे सेंटर बैक्स देखिए, चाहे मिडफील्ड नेक्स्ट लेवल हो चुका है। रॉड्री सोचिए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। फैबियन रूइज का अनरियल फॉर्म रहा है इस यूरोज में। उसके बाद डैनी ओल्मो कितना बढ़िया खेला, पेड्री भी बहुत अच्छा खेला, वो तो क्रूज भैया इतना गंदा टैकल मार दिया उनको। लेकिन सबसे मेन ज्यादा हाईलाइट्स कौन थे? लामिन यामाल और निको विलियम्स। लामिन यामाल 16 इयर्स ऑफ एज और पूरी दुनिया हिला रहा है वो अभी खड़ा हो गया, चाहे वो बार्सिलोना में भी ऐसे ही करता था और यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहा है। और निको विलियम्स अनरियल प्लेयर है, अनरियल। कितना क्विक, कितना अच्छा उसका डिसीजन मेकिंग इज सो गुड, कितना कंपोज्ड प्लेयर एट द एज ऑफ 19-20, इतना कंपोज्ड प्लेयर, उसका नेक्स्ट लेवल फिनिशिंग अलॉन्ग विद लॉर्ड मोराटा अप टॉप। गाइस ये प्लेयर लोग सच्ची में ऑमलेट नहीं तहलका ऑमलेट मचा के, जिसके वजह से स्पेन बिल्कुल अनरियल हो गया। लेकिन गाइस स्पेन का तो बात यहीं पे खत्म होता है। लेकिन गाइस अगर आपको जानना है कि अर्जेंटीना कैसे अनस्टॉपेबल हो गया, यहाँ पे कहीं पे वीडियो आ रहा होगा, जरूर से इसको क्लिक करिए और जरूर से जाके देखिए कि कैसे अर्जेंटीना अनस्टॉपेबल बन गया अंडर द लीडरशिप ऑफ लियोनेल मेसी।